सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे, एकदम फैंटास्टिक माहौल बना होगा आपके यहाँ। और आज हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4 अटेंड करने वाले हैं, जहां पर हम आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे इस लेक्चर में पहली बार हैं तो सबसे पहले क्या कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या कर देना, जो भी बेल आइकन होते हैं उसको भी दबा देना अगर मन हो तो, ठीक है ना। नहीं तो ये तो सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखो, हमने इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लिया है बहुत ही अच्छे और ढंग तरीके के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा गैमेटोजेनेसिस, जहां पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे हम आपको oogenesis के बारे में। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कैसा चल रहा है हमारे यहाँ पे। चलिए भाई, सब कुछ बढ़िया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया। देखो, गैमेटोजेनेसिस बहुत ही टफ लैंग्वेज आपको नहीं दिख रहा है। यहां पर गैमेटो का मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी गैमेट का बनना, गैमेट का प्रोडक्शन होना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, या कह लो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पे आप क्या लिखोगे इसकी डिफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ gametes in gonads is called gametogenesis। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोनैड्स वर्ड यूज किया है। गोनैड का मतलब होता है टेस्टिस, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी से रिलेटेड है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है कि गैमेट का बनना, इसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब इन गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है क्या, oogenesis। यहां पर एक होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप से होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, तो आपको बताना है कि स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis में क्या होता है, जो oogonia यानी जो oocyte बनने की प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलेंगे, oogenesis। और मेरे भैया हम आपको बता देते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, ये जब मेल प्यूबर्टी पर आ जाता है तब जाकर के ये स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis की बात करते हैं तो जब जो फीमेल एम्ब्रायो मां के गर्भ में डेवलप कर रही होती है, यानी उस समय बन रही होती है, तो बर्थ के पहले ही उनके अंदर oocyte यानी ओवरी में oocyte बनना शुरू हो जाते हैं, जन्म के पहले ही। तो उसमें क्या होती है, oogenesis चलती है, यानी ये प्यूबर्टी पर नहीं, बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाती है क्या, oogenesis इन फीमेल। बल्कि ये जब फीमेल जो है प्यूबर्टी पर आती है तो यहां पर स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेरे भैया यहां पर आकर के लिख लो,
formation of sperms in testes is called स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहां पे क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ oocyte, फॉर्मेशन ऑफ oocytes या एग is called oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। ओके, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है? बोर्ड में ये बहुत ही बिंदास क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी आता है। यहां पर ये लिखना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है मेल में होती है प्यूबर्टी पर। इट starts at puberty in males, है ना? ये मेल में प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। और जो oogenesis होती है starts before birth of baby girl। ठीक है, बताओ भैया, जो बच्ची मां के गर्भ में बढ़ रही है और मतलब डेवलप हो रही है, उस वहां पे क्या होता है? ओवरी में बर्थ के पहले ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। बल्कि यहां पर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या लिखोगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल starts at puberty। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आते हैं इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनाओगे मेल में, और oogenesis जो है यहाँ पर एग या oocyte बनाओगे किसमें? फीमेल में। जबकि मेल में ये प्यूबर्टी भी स्टार्ट होती है और फीमेल में ये स्टार्ट होती है कब? बर्थ के टाइम, यानी बिफोर बर्थ। एंड यहाँ पर प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आपसे पूछते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। हम आपसे अगर पूछे कि प्यूबर्टी क्या होती है, तो चलो आगे हम बात करते हैं प्यूबर्टी। तो मेरे भैया, अगर प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम या एक ऐसी एज है जहां पर जो मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, वो उनमें क्या देखने को मिलता है? फिजिकल चेंज देखने को मिलता है। भौतिक रूप से उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। उनके बॉडी में कौन से चेंजेस हो सकते हैं? वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सेक्सुअली क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं। इससे ही हम बोलते हैं प्यूबर्टी, यानी यौवनावस्था अवस्था पर मेल और फीमेल आते हैं तो उनकी बॉडी में, उनके शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। उसे ही हम बोलते हैं प्यूबर्टी। मतलब यहाँ पे वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? This is the time or age where physical changes occurs in female body, in female and male's body। मेल और फीमेल बॉडी में क्या हो रहे हैं? फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी वो क्या हो रहे हैं? सेक्सुअली मैच्योर है। दे आर बिकमिंग, यानी मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं। दे आर बिकमिंग सेक्सुअली मैच्योर। वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है सेक्सुअली मैच्योर, यानी उनमें मैच्योरिटी आ रही है।
है ना। प्यूबर्टी के समय पर एक बच्चा जब आ जाता है तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लगता है ना। अपने जो कुछ जो अच्छा है जो खराब है वो अपने बारे में थोड़ा बहुत सोच सकता है, खुद अपनी डिसीजन ले सकता है, क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में डिसीजन ले सकता है। आप देखते हो इनमें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे सेक्सुअली मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है कि यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है कि मेल में दाढ़ी मूंछें आ जाना, है ना, दाढ़ी आ जाना, मूंछें आ जाना, एक्सियल और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना। फीमेल में भी ऐसा एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है। और मैं आपको बता दूं ये मेल की अगर मैं बात करता हूं तो मेल में जो प्यूबर्टी होती है वो 10 से 12 साल में अब देखा जाए तो 10 से 12 साल में आ जाती है, हमारी शादी भी कहती है। नहीं तो पहले क्या होता था 12 से 14 साल में प्यूबर्टी होती थी मेल के अंदर और फीमेल में लगभग 10 से 12 साल, लेकिन अब फीमेल में 9 से 11 साल हो गए। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है, इतनी जल्दी टाइम के पहले ही प्यूबर्टी आ जाना, ये इसका जिम्मेवार कौन है, हमारा एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को इतने गंदे तरीके से खराब करते जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट हम पर इतना डोमिनेंट पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में भी कई तरह के चेंजेस होते हैं। आपको क्या लगता है कि बाहर का एनवायरनमेंट हम पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है? बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा कुप्रभाव डाल रहा है। भाई मेल में मैच्योरिटी पहले क्या होती थी 14 साल के अंदर, अब मैच्योरिटी मेल में यानी प्यूबर्टी कब आ रही है 10 से 12 साल में आ रही है। फीमेल में अब 9 से 11 साल में, यानी एक अच्छा यानी एक 5th और 6th में पढ़ने वाली बच्ची वो क्या हो रहा है पीरियड्स हो रहा है, जबकि ये कब आते हैं, ये जब 8th या 9th में पहुंचते तब पीरियड्स वहां पे आते थे, लेकिन अब 5th और 6th में पहुंचने वाली बच्चियों को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे चलने लगे हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पर और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमने ही क्या किया है एनवायरनमेंट को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। अब वो एनवायरनमेंट हम पे डोमिनेट पड़ेगा, हमारे हार्मोन इंबैलेंस होगी जिसकी वजह से फीमेल में कभी-कभी पीरियड्स भी क्या हो जाती है इंबैलेंस हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख लो अगर हम प्यूबर्टी मेल की बात करें, मेल में प्यूबर्टी एंड फीमेल में, देखो भाई जो मेल में प्यूबर्टी होती है यहां पर ध्यान देना, मेल में जो प्यूबर्टी आती है वो कब आती है 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल में मेल में प्यूबर्टी देखने को मिलती है। और फीमेल में जो है ये 9 to 11 ईयर्स, 9 से 11 साल में ही क्या हो जाती है फीमेल में प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। अब इनमें क्या होता है प्यूबर्टी के समय क्या स्टार्ट होता है बताओ, स्टार्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टार्ट्स यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है, और यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैं आपको बता दूं यहां पे क्या चेंजेस होते हैं, मेल में जो चेंजेस देखने को मिलता है वो कैसे चेंजेस होते हैं। यहां पर जो आपको मेल में चेंजेस देखने को मिलेगा, इनमें मूंछें आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, मूंछें आ जाती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, moustaches, axial hair and pubic hair ठीक है। तो लड़कों में क्या होता है भाई दाढ़ी आ जाना, है ना, जैसे मेरी दाढ़ी आई देखो ये दाढ़ी निकली हुई है, मेरी मूछें आ गई है, तो मैं प्यूबर्टी के बाहर तो अब आ गया हूँ क्योंकि मैं एडोलेसेंस में हो गया, मैं एडल्ट हो चुका हूँ, ठीक है। बियर्ड माउस्टेच मूछें आ जाना, एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। और फीमेल में क्या देखने को मिलता है बताओ डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर, ओके प्यूबिक हेयर। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। और एक लिख लो यहां पे क्या होता है मेल में जो कंधा होता है उसका क्या होता है, कंधा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता चला जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ सोल्जर, है ना। और यहां पे क्या लिखोगे ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक,
पेल्विक। यहाँ पे फीमेल का ये पेल्विक रीजन जो होता है एब्डोमेन के नीचे वाला हिस्सा, वो क्या हो जाता है, चौड़े हो जाते हैं। महिलाओं में आपने देखा होगा ये क्या है, उनमें चौड़े दिखते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे, ठीक। और मेल में और क्या देखने को मिलेगा भाई, मेल में क्या होता है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, यानी वॉइस में इनके हॉर्सनेस देखा जाता है, हॉर्सनेस इन वॉइस। जबकि फीमेल में कैसी होती है वॉइस, बताओ, फीमेल में वॉइस कैसी होती है, हाई पिच वॉइस, सुंदर वॉइस, एकदम हाई पिच वॉइस। बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये रही बात किसकी, प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल चेंज जो किसी भी मेल और फीमेल को सेक्सुअली मैच्योर बनाता है। और मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या होता है, मेल में 10 से 12 साल में प्यूबर्टी आती है, फीमेल में 9 से 11 साल में आती है। लो पिच वाइज, हाई पिच वाइज, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्लो साइकिल स्टार्ट होगा। यहाँ पे बियर्ड का डेवलपमेंट, मास्टर का एक्सियल है, प्यूबिक हेयर, और यहाँ पे एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। पेल्विक यहाँ पे ब्रॉड होता है, और यहाँ पे सोल्जरली कंधा भी क्या होता है, ब्रॉड होता है। मेल में भी पेल्विक ब्रॉड होता है, ऐसा नहीं है। बताइए, इतनी बात समझ आ गई। मैं तब से क्या कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, आप देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्यारे बच्चों, जरा मुझे एक चीज बताना, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, अभी मैंने क्या बताया इसके बारे में, बताओ जल्दी। बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने क्या बताया था आपको। कैमरा थोड़ा देखने यहाँ। चलो भाई, वो क्या है ना कि माइक जो है कनेक्ट नहीं था उस समय, तो वही मैं देखूं माइक कैसे नहीं चल रहा था। अब सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही। चलो भाई, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नाउ वी विल मूव ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो मैंने आपको बताया है कि भैया जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे आप लिख लो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं,
जेनेसिस। और ये जो प्रोसेस होती है ये मेल के टेस्टिस में कहां होती है, जरा मुझे बताना। मैं बताया था डायग्राम के थ्रू, हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कहां होती है। दिस प्रोसेस हैपेंस in seminiferous tubule in टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। बताओ ये क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम आपको बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या, जरा ध्यान से देखना। यहां पर क्या होती है टेस्टिस के अंदर, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बताओ हाँ, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो सेल होती हैं इनके अंदर, इस सेल को हम क्या बोलते थे बताओ, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो सेल है इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये अंदर क्या मैंने बनाया है, ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये इसका क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये आगे जाकर के, ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर के क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी आगे जाकर के ट्रांसफॉर्म करेगी, क्या बताओ, ये बनाएगी स्पर्मेटिड्स। क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स फाइनली क्या बना लेंगे आगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स बना लेंगे। ये क्या प्रोसेस होती है, किन में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। बताओ बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। ये स्पर्मेटोगोनिया है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, देन ये लास्ट में स्पर्म्स बन जाएगा। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहां हो रही है, टेस्टिस के अंदर। देखो इसको आओ हम ऐसे समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये क्या है हमने बनाया है, ये हमने बनाया है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें 46 क्रोमोसोम होने की वजह से इनकी प्लॉइडी टूयन होती है, यानी डिप्लॉइड सेल होते हैं। अब देखो होता क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें होगा क्या, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, क्या मैंने बोला, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे जाकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनना जरा, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होती हैं, यहां पे ध्यान सुनना, फेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होती हैं। एक होता है, एक जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोलिफेरेटिव फेज, और दूसरा होता है ग्रोथ फेज, एंड क्या होता है, मैच्यूरेशन फेज। समझ में आई इतनी बात, प्रोलिफेरेटिव फेज, ग्रोथ फेज, एंड क्या होता है आपका लास्ट में, मैच्यूरेशन फेज। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आओ हम सबसे पहले ये प्रोलिफेरेटिव फेज क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज, देखो भाई इस फेज में होता क्या है,
प्रोलिफेरेटिव फेज में, जिसको मल्टीप्लिकेटिव फेज भी बोलते हैं, यहां पे होता क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, मैंने क्या बोला, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये आगे जाकर के खुद को कई जनरेशन तक, कह लो 7 जनरेशन तक, 6 to 7 जनरेशन तक क्या करती है, खुद को डिवाइड करती है, खुद को प्रोलिफेरेट करती है, खुद को मल्टीप्लिकेट करती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया proliferates itself for 7 जनरेशन, 7 जनरेशन तक क्या करती है, खुद को डिवाइड करती रहती है। जरा ध्यान से देखो, ये हमने क्या बनाया है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन, क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन। फिर इनमें से मान लो ये वाली सेल डिवाइड की, क्या ये नहीं करेगी, ये भी करेगी, ठीक है। तो ये सेल डिवाइड की, और ये, यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना था, इनमें माइटोसिस हो रही है। डिवीजन कैसा होगा बताओ, इसमें माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया खुद को प्रोलिफेरेट कर रही है, खुद को डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट जनरेशन, देन ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन। फिर इसके बाद ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन। एंड इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाबू फोर्थ जनरेशन। फिर फोर्थ जनरेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन डिवाइड की। फिफ्थ के बाद ये देखो, ये सिक्स जनरेशन स्पर्मेटोगोनिया बन गई, और 6 के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया भैया 7th जनरेशन। ये क्या हो गया, 7th जनरेशन वाला स्पर्मेटोगोनिया, 7th जनरेशन का स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पर स्पर्मेटोगोनिया लगातार कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, खुद को प्रोलिफेरेट कर रही है 7th जनरेशन तक। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या था बताओ, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब अगर हम बात करते हैं ग्रोथ फेज के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में होता क्या है, ये जो 7th जनरेशन का स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर के ग्रोथ शो करती है, यानी खुद को ग्रो करती है, और ग्रो करने पर कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये क्या है, 7th जनरेशन वाला स्पर्मेटोगोनिया। अब होती क्या है, इनमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद साइज में बढ़ गई। तो इनमें क्या हुआ, ये ग्रो हुए, है ना, ये क्या किए बताओ, ग्रो किए, ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद ये क्या बना लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी ये डिप्लॉयड था, और अभी भी ये भी क्या है, डिप्लॉयड ही होगा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ऑफ 7th जनरेशन सो ग्रोथ शो करती है, एंड बिकम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। यहां पे इतनी बात समझ आ गई। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मैचुरेशन फेज। देखो भैया, मैचुरेशन फेज में जानते हो क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, ये मियोसिस करेगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है, ये जाकर के स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगी। यानी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट खुद को मैच्योर कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर एंड बिकम secondary spermatocyte and then spermatids, और आगे जाकर के फिर क्या बना लेगी, स्पर्मेटिड्स बनाएगी। यानी कि यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या था भैया, ये क्या था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। क्या था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गई, मैच्योर हो गई, खाना पीना खाकर के क्या बड़ी हो गई, क्या हो गई, खाना पीना खाकर के ये बड़ी हो गई, और बड़ी होकर के क्या बना ली, ये बना ली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्रोसेस यहां पे हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर के क्या बना लेती है, बहुत सारी स्पर्मेटिड्स बनाएंगी। ठीक है, और इनमें जो प्रोसेस चलती है वो मियोसिस की चलती है। किसकी चलती है, मियोसिस। यानी कि ये डिप्लॉयड था और ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड। ये तो हैप्लॉयड होगा ही, क्योंकि यहां पर मियोसिस 2 चलता है। बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फेजेस होते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज, ग्रोथ फेज, और क्या होते बताओ, मैच्योरेशन फेज। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना है वही स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या मतलब, देखो चार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हम जो है चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो मेरे भैया यहां पे होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, ये एक सेल है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। कैसा है, डिप्लॉयड है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाती है किसमें बताओ, ये आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पे ग्रोथ हुई थी, क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, अब इनमें क्या चलती, देखो यहां पे क्या हुआ था बताओ, स्पर्मेटोगोनिया ये डिफरेंशिएट हुई थी, यानी माइटोसिस के थ्रू क्या बनाई थी बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या कह लो यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ था। क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, या कह लो यहां पे ग्रोथ हुई थी। और ये किसके थ्रू बना था बताओ, ये बना था प्रोलिफेरेटिव फेज के थ्रू, प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड होते हैं, अब ये क्या करते हैं मेरे भैया, ये करते हैं मियोसिस। क्या होगी इनमें होगी मियोसिस। कैसी मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। इनमें होती है मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट के होने पर ये जो बनाती है, मियोसिस फर्स्ट के होने पर ये जो बनाती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो बनाया, ये क्या बनाया है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जरा मुझे एक चीज बताना, यहां पे मियोसिस हो रही है, क्या हो रही है, मियोसिस। और मियोसिस हो रही है, इसका मतलब ये जो मियोसिस फर्स्ट होती है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर अगर ये डिप्लॉयड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, क्योंकि सेल जब आधे हो जाते हैं तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अलग हो गए, उसका जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। तो 23 क्रोमोसोम इसमें, 23 क्रोमोसोम इसमें, यानी कि ये कैसे हैं, ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो कितने स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनमें चलती है मियोसिस सेकेंड। इनमें क्या चलता है, इनमें चलता है मेरे भैया मियोसिस 2।
मियोसिस 2, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। यहां पे क्रोमोसोम आधे आधे नहीं होंगे, ठीक है ना, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहां पे ये क्या बना लिया तुम लोगों ने, यहां पर ये आप लोगों ने बना लिया है स्पर्मेटिड। 1 2 3 4, ये हैं स्पर्मेटिड्स। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। बताओ मुझे, बताइए, ये आपको बात समझ में आ गई? और ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये फाइनली मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैच्योर। तो ध्यान से मेरी बातें सुनना मेरे भैया, ध्यान से मेरी बातें सुनना। स्पर्मेटिड्स का, मैंने क्या बोला, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में स्थानांतरण हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये स्पर्मेटिड से क्या बना लिया आपने लोगों ने, ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गए स्पर्म में। यहां पे ये हमने क्या बनाया है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गए। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into स्पर्मेटोजोआ, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। देखो होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, होता क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये होती है सर्टोली सेल्स। ये क्या होती है मेरे भैया? ये होती है सर्टोली सेल, या जिसको हम नर्स सेल बोलते हैं, या सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इन सर्टोली सेल्स में ध्यान सुनना, यहां पर क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स। क्या होते हैं ये है स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स, ध्यान सुनना, ये क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स किसके पास होते हैं? सर्टोली सेल्स के पास। अब ये जो सर्टोली सेल्स होती है, इन स्पर्मेटिड्स से क्या होती है बताओ? जो भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होते हैं उसको क्या कर लेते? खींच लेती, जिसकी वजह से स्पर्मेटिड जो साइज में बड़े थे अब वो साइज में छोटे हो जाएंगे, यानी इनका वजन कम करना होता है। अगर वजन कम होगा तभी ये सही से मूव कर पाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे की तरफ बढ़ेंगे। भाई जिसका वजन ज्यादा होता है वो जल्दी थोड़ी ना भाग पाता है, जिसका वजन कम होता है वही जल्दी क्या होता है? भाग पाता है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से आपने स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर दिया, स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर दिया, प्रोसेस का क्या नाम है? स्पर्मियोजेनेसिस। कौन कर रहा है? सर्टोली सेल्स कर रही है। क्या कर रही है? कौन हेल्प कर रहा है इनमें? सर्टोली सेल्स। तो यहां पे क्या लिखोगे? और सर्टोली सेल्स drains out extra cytoplasm from spermatids to make sperm light, है ना, लाइट इन वेट। स्पर्म को वेट में हल्का बनाने के लिए इसने क्या किया? स्पर्मेटिड से जो है सर्टोली सेल स्पर्मेटिड से क्या निकाली? जो भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होते हैं उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस में? जरा ध्यान सुनना, यहाँ पे और क्या होते हैं? जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक्रोसोम में, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं किसमें? निबेनकन में। निबेनकन क्या होता है? ये
स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो यहां पे लिख लो निबेनकन का मतलब, निबेनकन का मतलब स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। बताओ इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया था, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया जो है खुद को प्रोलिफरेट की थी, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाई, फिर स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज शो करती है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करती है जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। दो सेकेंडरी, दो जो है क्या बनते बताओ, यहाँ पे प्राइमरी लिखा हूं क्या, यहाँ पे सेकेंडरी हो गया यार, एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों मियोसिस सेकेंड शो करती है जिसकी वजह से जो है स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स का जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। बताओ इतनी बात मुझे बताइए समझ में आ गई है क्या, इतनी बात बताइए मुझे समझ में आ गई है। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ये हमने क्या बनाया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया है और ये हमने बनाई है सर्टोली सेल्स। होता क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं ये अपने सर को सर्टोली सेल्स में एकदम धसाए होते हैं, यानी घुसेड़े हुए होते हैं। कौन, स्पर्म्स जो है, स्पर्मेटोजोआ नरिशमेंट लेने के लिए, सर्टोली सेल का काम क्या होता है, डेवलपिंग जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसको पोषण देना, खाना पीना देना ताकि स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो जाए। तो यहां पे क्या होते हैं, ये जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स, इसको हम सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं या हम इसको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई नर्स सेल इसको, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नरिश। अरे यार भाई स्टोरेज खत्म हो गया था जिसकी वजह से क्या हो गया था ना, ये रुक गया था। एक काम करते हैं, यहां तक हमने कंप्लीट किया था, अब चलो तो इसके बारे में आगे बढ़ जाते हैं, यानी हम रिपीट कर देते। देखो होता क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो फाइनली रिलीज हो जाते हैं। ये मैं पढ़ा ही रहा था उस समय तो वीडियो बंद हो गई थी पता नहीं क्या, तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। तो स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्मेटोजोआ का फाइनली रिलीज हो जाना सर्टोली सेल से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाना, उसे क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। देखो यहाँ पे सर्टोली सेल्स बनाए, ये स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म के हेड में क्या हो जाते हैं बताओ, स्पर्म के हेड में धस जाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो ल्यूमेन में रिलीज हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं। यहां पर हमने बता दिया। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। तो oogenesis मतलब ओवा एग ओटिड का बनना, इसे बोलते हैं oogenesis। और ये फीमेल के ओवरी में चलती है और बर्थ के पहले ही होती है। जब फीमेल डेवलप हो रही तो मां के गर्भ में तभी ये स्टार्ट हो जाती है। बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले उनके अंदर जो फॉलिकल्स बनते हैं वो 1 से 2 मिलियन यानी 10 से 20 लाख फॉलिकल्स बन जाते हैं दोनों ओवरी को मिला करके। अब जब बर्थ हो जाता है, फिर बर्थ से प्यूबर्टी तक आती है, तो वहां पर जो है लगभग 60 से 80 हजार तक की फॉलिकल्स उनके ओवरी में बची रहती है। बिफोर बर्थ 1 से 2 मिलियन फॉलिकल यानी 10 से 20 लाख, जब बर्थ हो जाती है तो प्यूबर्टी तक आते आते 60 से 80 हजार ही बच पाता है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हम चार्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं oogenesis का। देखो oogenesis में क्या होता है, ओवरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है जो डिप्लॉयड सेल्स होती है, इनके पास 46 क्रोमोसोम होता है। अब जब ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिफरेंशिएशन होता है, oogenesis होती है। क्या होती है oogenesis? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने प्रोलिफेरेटिव फेज देखा है, इसमें भी प्रोलिफेरेटिव फेज है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनिया बनना। अब ओगोनिया ग्रोथ शो करेगी, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी यानी ग्रोथ फेज। अब ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं जो डिप्लॉयड होती है, ये बेबी के बर्थ होने के पहले ही तक की स्टेज है। अब ये क्या होता है, जैसे प्राइमरी oocyte बन गए, अब ये
प्रोफेज फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है उसका डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन होता है, डिप्लोटीन होता है डाइकाइनेसिस। तो पैक्टिन तक कंप्लीट की, डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गई। अब जैसे बेबी की बर्थ हो जाएगी, यानी आफ्टर बर्थ क्या होता है, बर्थ के तुरंत बाद ये प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है मियोसिस फर्स्ट, यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस फर्स्ट का कंप्लीट कर लेगा और वहां पर क्या बनाएगा ये बताओ, ये बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक बनाता है छोटी साइज सेल, छोटी साइज की सेल फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी अब ये आ गया प्यूबर्टी तक आते आते ये काम हो रहा है। अब क्या होता है, प्यूबर्टी पे जैसे आ जाएगी, जैसे प्यूबर्टी पे पहुंचती है ना, ध्यान से देखना, ये क्या करती है, अब प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेती है ना ये। अब जैसे सेकेंडरी oocyte बना तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगी, मेटास टू, यानी कि मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाएगा, टू में ये अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, प्यूबर्टी तक आते आते की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, प्यूबर्टी पे ओव्यूलेशन होगा क्योंकि मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अब ये ओव्यूलेशन के समय ये सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेगी। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आकर के पहुंच करके इसको फर्टिलाइज कर दिया तो वहां पर ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी जो यहाँ पे अरेस्ट हो चुकी थी। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अभी सेकेंडरी oocyte थी, अब ये 2 कंप्लीट होगी जब यहाँ पे स्पर्म आएगा इसको ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बना है, फिर उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ बना। ओजेनेसिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओगोनिया बना है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना है ना, फिर सेकेंडरी oocyte आगे जाकर के सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनाते हैं। यहां पे देख लो भाई, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड यानी 4 स्पर्मेटोजोआ बनाए और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, और क्या बनाए थे बताओ, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे, यही तो बनाए थे। ठीक है, या कह लो 2 क्या, हाँ वो डिफरेंशिएट हो गया था। ओजेनेसिस में आपने एक ओगोनिया से एक प्राइमरी oocyte बनाए और 2 पोलर बॉडी बनाए, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंड पोलर बॉडी, और आपने क्या बनाया, एक सेकेंडरी oocyte बनाया और एक आपने एक यानी ओवम बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 3 स्पर्मेटोगोनिया से क्या क्या बनेंगे, 3 स्पर्मेटोगोनिया से कितने सेल, 1 से 4 स्पर्म्स बनते हैं तो 4 3 12 स्पर्मेटिड भी बनेंगे और 2 3 6 क्या बन जाएगी आपके प्राइमरी, और क्या बन जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि 1 से 2 ही बनता था। तो ये वाला भी देख लो, 4 ओगोनिया है तो एक ओगोनिया से क्या बनता है, एक oocyte बनता है। ठीक है, तो कितने प्राइमरी oocyte बनेंगे, 4 ओगोनिया से 4 प्राइमरी oocyte और 4 सेकेंडरी oocyte बनेंगे और 4 एग यानी ओवम बनेंगे। यहां पे देख लो भाई, एक फीमेल है जो 8 बार प्रेग्नेंट हुई थी, कितनी बार, 8 बार प्रेग्नेंट हुई थी। तो बताओ उसके लाइफ में 8 बार प्रेग्नेंट होने में कितना इसने एग बनाया होगा, 8 एग यानी 8 ओवम का फॉर्मेशन इसने किया होगा। ठीक है, और ये क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सुनो ऐसे ही समझ लो, होता क्या है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लात मारती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लात खाने के बाद LH बनाती है और FSH बनाती है। ये जो FSH होती है ये लात मारती है सटोरी सेल, यानी इसने भी लात खाया, एक्ट किस पे, इसने भी लात खाया, 2 हार्मोन बनाए ABP और इनिबिन। अब अगर मान लो FSH ज्यादा बन रहे हैं तो इनिबिन क्या करेगी, इसको निगेटिव फीडबैक देगी ताकि भैया बहुत ज्यादा बन चुका है, अब रिलीज मत करो FSH को। समझ में आई बात, इसको भी इनिबिट कर सकता है, इसको भी। अगर कम बन रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। ABP बना और इनिबिन, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, ये एंड्रोजन को बाइंड करके रखती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस सही से चलती रहे। अब क्या होता है, ये जो LH है ये लात मारता है लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल लात खाने के बाद एंड्रोजन बनाई और एंड्रोजन प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका भी रिलेशन है इसके साथ, क्यों, क्योंकि ABP क्या करता है, ABP कौन बनाया, सटोली सेल। अब सटोली सेल की जो बनाई ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को होल्ड की, तो जब तक ये एंड्रोजन को होल्ड करेगी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो एंड्रोजन क्या होंगे बताओ, इस पे लगे होंगे, चिपके होंगे, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी सही चलती रहेगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह कौन है, एंड्रोजन भी है और ABP भी होता है। भाई ABP अपना हाथ हटा लेगा एंड्रोजन से, उसको चिपकाए नहीं रखेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाएगी। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी को आप लोग रीड कर लेना, हमने रीड करवा दिया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, ये डायग्राम भी हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कराती है
है ना, फर्टिलाइज ओवम का, और ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है जो एक्सियल फिलामेंट बनाएगी। यहाँ पे ये नेक वाला रीजन है भाई। हेड में 4 रीजन होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। बीच में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है और ये स्पाइरली अरेंज होकर के निबंधन बनाती है, ठीक है। एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज बनता है जो लाइसिंग एंजाइम बनाती है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी भाई। एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं और जो स्पर्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है। अब एग का डायग्राम हम बाद बना देंगे, ये आप लोग डायग्राम देख लो। और आज के लिए क्या है इतना ही, ये क्वेश्चन भी आप लगा लेना क्योंकि हमने बता दिया था आपको भाई फीमेल प्यूबर्टी समय, तो ये मैंने बता दिया था, आप भी इसको लगा के देखना खुद से। तो हम क्या करते हैं, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, तो बढ़िया से लेक्चर को देखना और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना। आज के लिए बाय बाय, इतना ही, चलो टाटा बाय बाय।